आज अपन बात करने वाले हैं क्रैमर्स रूल के बारे में। तो क्रैमर्स रूल जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप के सवाल आते हैं, इसे देखो क्या होता है। तुमको सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिया होता है, उसके सॉल्यूशन को तुमको फाइंड करना होता है या उसके सॉल्यूशन पे तुमको कमेंट करना होता है कि इस टाइप की केसेस होंगे तो इस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा। तो ये इक्वेशंस दे रखी है तुमको, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। सिमिलरली ये तीन इक्वेशंस दे रखे हैं ना तुमको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेल निकालेंगे। तो डेल क्या होता है, ये जो इक्वेशंस तुमको दी गई हैं इनके जो कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट होगा वो डेल हो जाएगा। फिर अपन क्या निकालेंगे, डेल वन निकाल लेंगे। तो डेल वन में अपन क्या करेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है डेल का, इसको रिप्लेस कर देंगे इस कॉन्स्टेंट टर्म वाले से, ठीक है। तो डेल वन हो गया। डेल टू में अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कॉन्स्टेंट टर्म से, और डेल थ्री में क्या करेंगे, थर्ड वाला जो कॉलम होगा उसको कॉन्स्टेंट टर्म से अपन रिप्लेस कर देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू होती है डेल वन बाई डेल, वाई की वैल्यू होती है डेल टू बाई डेल, जेड की वैल्यू होती है डेल थ्री बाई डेल। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब अपने को कमेंट करना है कि किस टाइप की केसेस होंगे तो किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा। अब देखो, अब अपन जानते हैं कि डेल क्या होता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू। अब अपन बचपन से जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ये बात अपन जानते हैं। तो यही चीज़ है, अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक होगा वो, ठीक है। बट अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो दिक्कत है, आगे तुमको बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ोगे तुम, डिनोमिनेटर जीरो है, तुमने ऊपर वाली टर्म्स निकाली डेल वन डेल टू डेल थ्री, अगर वो भी जीरो आ गई तो क्या बन गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया। ये मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया तो तुम इसको लिंक कर सकते हो लिमिट वाले चैप्टर से कि जीरो बाई जीरो फॉर्म जब बना था तो तुमने एल हॉपिटल रूल लगाया था और उसको सॉल्व किया था। तो इस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जो केस होता है उसमें क्या होता है, मतलब एक एक्सेप्शन होता है कि जब पैरेलल प्लेन्स आ जाते हैं तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो इस वाले केस को तुमको क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है इसमें से, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, याद रख लेना। फिर तुमको मतलब बोला जा रहा है कि जो ऊपर वाली टर्म्स है उनमें से क्या हुआ कि कम से कम एक तो नॉन जीरो आना चाहिए। हो सकता है दो नॉन जीरो आ जाए बट कम से कम एक तो नॉन जीरो आना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वो वाला जो केस होगा वो नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। उसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो समथिंग अपॉन जीरो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो ये याद करने का तरीका है, अगर तुम बिना इसके याद कर पा रहे हो वेल एंड गुड, और ऐसे भी तुम इसको याद कर सकते हो। अब अपन चलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर तुम्हें क्रैमर्स रूल का सवाल आया तो पहले ही हलवा सवाल है भाई, और फिर उसमें भी अगर होमोजीनियस इक्वेशन आ गया, हलवा बिल्कुल हलवा भाई, परोसा हुआ है थाली में, परोसा हुआ है, खा लो इसको। तो तुमको करना क्या होगा कि बस तुमको एक चीज़ समझनी है कि होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, d1 d2 d3 जीरो होते हैं। तो अगर ये जीरो होते हैं तो डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो होगा। ऐसा होगा तो चलो बढ़िया है। ये जीरो होगा तो कंडीशन को किस पे चेक होगी, केवल डेल पे कंडीशन चेक होगी कि अगर डेल नॉन जीरो आता है तो वो कौन सा केस हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और होमोजीनियस वाले केस में जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको अपन बोल देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और जो इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन होता है ना उसको अपन बोल देते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए तुम एक और टर्म यूज़ कर सकते हो, उसको तुम बोलते हो नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये हो गया तुम्हारा होमोजेनियस इक्वेशन वाला पार्ट। तो अगर तुम्हें ये वाला पार्ट आता है ना तो इस वाले पार्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये कंसिडर कर सकते हो कि इसमें ये वाला जो केस होगा ये पर्टिकुलर केस नहीं आता है होमोजेनियस वाले केस में, क्योंकि ये सारे ज़ीरो होते हैं, ये सारे ज़ीरो होते हैं। तो अगर ये ज़ीरो है और ये सारे ज़ीरो हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अपन इसमें क्या बोल देते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये याद करने के तरीके हैं, तुम इनको याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ईजी आता है। जब भी इजी सवाल होता है तो अपनी टेंडेंसी होती है कि अपन क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो सिली मिस्टेक है ना वो तुम्हारी क्या होगी इसमें कि जो कांस्टेंट टर्म होगी ना वो हमेशा इक्वल के दूसरी साइड लिखी होगी, ठीक है। तो जैसे तुम एग्जांपल से समझो कि जो d1 d2 d3 हैं वो इसमें क्या लिखे हुए हैं, इक्वल के दूसरी तरफ लिखे हुए हैं, राइट साइड लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सिली मिस्टेक से तुमको बचना है कि हमेशा राइट साइड उनको लिखना है। तो यहाँ से जब तुम d1 की वैल्यू निकालोगे वो कितनी आ रही है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से 7 आ जाएगी। सेकंड वाली इक्वेशन से जब तुम d2 की वैल्यू निकालोगे तो इसको तुमको इक्वल के इस साइड ले जाना पड़ेगा तो -9 आ जाएगी। थर्ड वाली इक्वेशन से जब तुम d3 की वैल्यू निकालोगे वो -7 आ जाएगी। देखो अपन इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस हैव मोर देन द टू सॉल्यूशन। तो तुमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली तुमको क्या करना है, म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब समझो कि कोई तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें हो क्या सकता है, कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। या तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा,
या उसका एक सॉल्यूशन होगा या उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना, उसको अपन बोल सकते हैं कि मोर देन वन सॉल्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब अगर एक सॉल्यूशन से ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसको अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देंगे। अभी बोल रहा है मोर देन 2 सॉल्यूशन, मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लगाओ, डेल को 0 करो, डेल 1, डेल 2, डेल 3 को 0 करो। अब क्योंकि मेंस में सिंगली करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इन तीनों में से तुम किसी भी एक को 0 कर लो, तुम्हारा आंसर सेम ही आ जाएगा। तो डेल को मैं 0 कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो डेल को अगर मैं 0 करूँगा तो ये क्या बनेगा, 1 1 1 1 2 3, फिर बनेगा तुम्हारा 3 2 लैम्डा, ठीक है। इसको तुम 0 कर लोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर तुम डेल 1 को 0 कर लो, तो डेल 1 को तुम जैसे ही 0 करोगे तो ये बन रहा है 6 10 म्यू एंड 1 2 2 एंड 1 3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 1। इसको तुम 0 कर लो तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। फिर एक्सप्रेशन निकालना मत भूलना, म्यू और लैम्डा निकाल लिया तो एक्सप्रेशन निकालो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो मेरी बात मानो, कोई भी जो क्वेश्चन है उसको आंसर तक सॉल्व करो, ताकि न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेश्चन हो वो तुम्हारा बिल्कुल फाइनल आंसर तक तुम्हारा उसका क्या आ जाए, आंसर आ जाए। कैलकुलेशन है भाई, बेसिकली मजदूरी है। करो भाई, गर्व से मजदूरी करो इस टाइम ना, ताकि कोई कैलकुलेशन एरर तुमसे ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होगा तो बहुत चुभेगा वो, सिली मिस्टेक्स में वो काउंट होगा तो बहुत चुभेगा, इसलिए आंसर तक सॉल्व करो। तो चलो इसी बात के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।